है। और कौन कौन जुड़ गया? और मधुमक्खियों को जो है ना फरवरी महीने में लीची के फूल खिलते हैं। फरवरी कौन से महीने में? फरवरी महीने में लीची के फूल खिलते हैं। अच्छा चलिए अब बताइए, हम जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और सुन के आंसर दीजिएगा कि उसमें क्या है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की कुछ विशेषता को बताई जा रही है। कूट भाषा में इसका क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ठीक है, छत्ते में दूसरा स्टेटमेंट है, छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। काम करने वाली मक्खियां जो है दिन भर आराम करती हैं, ठीक है, और नर मक्खी जो है दिन भर काम करती है, फूलों से रस को ढूंढ कर लाना। जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का क्या करती है? एक विशेष प्रकार का डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि कि हनी कहाँ है या फिर रस कहाँ है, और सारी मक्खियां उस तरफ चली जाती है। चलिए, हम इस स्टेटमेंट में कुछ गलत वक्त बोले हैं। क्या गलत बोले? मधुमक्खी रानी होती है, सही है। रानी मधुमक्खी काम नहीं करती है, उनका कोई बोल नहीं। और उसके बाद फिर काम करने वाले वो लोग वो लोग काम करती है दिन भर। वो लोग सारा काम करती है, छत्ता बनाने का काम वही करती है, फूलों से रस लाने का काम वही करती है। जब उसको फूलों का रस मिल जाता है तो वही विशेष प्रकार का डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खी को यह पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है, छत्ते में नर मक्खी का कोई कार्य नहीं होता है, वह दिन भर खाती है और सोती है। अच्छा, अब हमको बताइए, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी की तरह और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं या फिर हम लोग के कीट हैं जो कि समूह में रहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हम लोग का चींटी। चींटी, इसके बाद आ गया आपका चिलचट्टा, मकड़ी, और आ जाएगा आपका एक बंदर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है चींटी, ततैया, और आ जाएगा दीमक। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का कि मधुमक्खी, चींटी, ठीक है, कुत्ते और बिल्ली। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का कि चींटी हो जाएगा, इसके बाद दीमक हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग का मकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या क्या था? तैतैया, चींटी और मधुमक्खी। यह लोग जो है समूह में रहने वाले कीटाणु कीड़े मकोड़े हैं, जो कि क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। यहाँ तक हम लोग का हो गया। चलिए आइए पार्ट नंबर 7, पार्ट 6 में आइए, ओमना का सफर। ओमना का सफर, पेज नंबर 48। आइए, इसमें आप लोग अंडरलाइन कीजिए। यह एक मतलब एक बच्ची जो है, जो कि ट्रेन से सफर कर रही है और अपने सफर के दौरान जो कुछ वो यात्रा में देख रही है उन सब का क्या कर रही है, डायरी में नोट कर रही है। आप लोग को ये खुद से चैप्टर घर में पढ़ना है, हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। चलिए पेज नंबर 48 में फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है, गांधी धाम कच्छ से चली। मिला ये लाइन? यस मैम। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। आप लोग हाइलाइटर लगती है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। गांधी धाम कच्छ से चली, तो कच्छ कहाँ है? तो गांधी धाम में है या गुजरात में है। ऐसे भी गुजरात भी ऑप्शन में आ सकता है, उसको भी आप टिक कर सकती हैं। चलिए पेज नंबर आइए, बस बुक नहीं है आपके पास, बुक नहीं है। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 में अध्यापक के लिए नीचे लिखा गया है, दिख रहा है? उसमें अंडरलाइन कीजिए गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड।
गुजरात में है। मिला? इसको अंडरलाइन कीजिए। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ठीक है। कोझिकोड केरल में है। इसको अंडरलाइन कीजिए। मिल गया? देखिए इसमें दिया भी है हम लोग का एक चीज कि बच्चों को नक्शे में गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझ में आसानी से होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। मतलब वो नक्शे में भी देखेंगे ना तो वो कहाँ रहते हैं और कहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो सफर कितना लंबा है, डिस्टेंस कितना होगा, तय करने में कितना समय लगेगा, इसका भी अंदाजा बच्चों को पता चलेगा। और साथ ही बच्चों को यह भी पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में थे, उत्तर में थे, दक्षिण में थे, ठीक है, पूर्व में थे, पश्चिम में थे, और जा किस डायरेक्शन में रहे, यह भी बच्चों को पता चलेगा। तो हो सके तो प्रैक्टिकली हम बच्चों को हर चीज करके दिखाएंगे। अगर मैप है तो मैप शो करके दिखाएंगे, ग्लोब है तो ग्लोब शो करके दिखाएंगे। ओके, चलिए आइए पेज नंबर 53 में आइए। आगे पेज नंबर 53 में, पेज नंबर 53 में फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन देखिए, लिखा हुआ है मडगांव। मिला? मडगांव मिला? यस मैम। लगाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए। मडगांव, अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। ठीक है, तो मडगांव किस राज्य में आता है? मडगांव गोवा राज्य में आता है। ठीक है, जस्ट उसी के नीचे वाला जो हम लोग का पैराग्राफ है उसमें देखिए, लाइन को सुनिए। मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये पूरा अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही सुंदर लग रही थी तक, मैदान से लेकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। इससे क्या पता चलता है? इससे क्वेश्चन ये आएगा, यानी कि उस इलाके में मिट्टी जो है कैसी होती है? लाल मिट्टी अधिकतर वहां पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए पेज नंबर 57। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पेज नंबर 57 में देखिए दिया हुआ है, नीचे में आइएगा, सबसे नीचे वाला लाइन, सबसे नीचे वाला लाइन, उसमें देखिए दिया हुआ है गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए, सुन के ही याद कीजिए। गोवा से केरल तक, ठीक है, के रास्ते में कितने? 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। गोवा से केरल जाने में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। लगा आप लोगों का? यस मैम। चलिए पेज नंबर 59 में आइए। नीचे देखिए अध्यापक के लिए जो दिया है उसमें आ गई। चलिए उसमें देखिए दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से बच्चों की मदद की जा सकती है। उतना तो पढ़ी। आगे देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिएगा, अब से अंडरलाइन कीजिए। मलयालम में वली अम्मा, मिला? मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमुम्मा माँ की माँ को कहते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को क्या कहेंगे? वली अम्मा, और माँ की माँ को अमुमा। ठीक है, अमुम्मा कहते हैं माँ की माँ को। हो गया? चलिए ऊपर में एक चीज दिया हुआ है, देखिए भाषा जहां बोली जाती है। मिला? जैसे कि मलयालम है ना, मलयालम कहाँ की भाषा है? उसके आगे लिख दीजिए केरल। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। ठीक है, इसके बाद कोंकणी कहाँ की भाषा है? आई थिंक सो, ये हमको इसमें थोड़ा डाउट है, हमको पक्का नहीं पता है। ये हम लोग की गोवा की भाषा है। कोंकणी जो है गोवा, वहां पे आप लोग लिख लीजिए। अगर वो गलत होगा तो हम आप लोग को नेक्स्ट टाइम बताएंगे। मलयालम केरल की भाषा है,
कोंकणी हम लोग की गोवा की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, गुजराती गुजरात, और कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है भाई? हाँ, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है? साउथ साइड में तो बोलते हैं, तो साउथ में तो बहुत सारे राज्य हैं, तो किसी एक राज्य का नाम बताएंगे तब तो। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है? आज भी सर नहीं आएंगे क्या? अच्छा, कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटका की है आई थिंक, कर्नाटका की है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क हो जाता है। कन्नड़ की जगह कर्नाटका ही लिखिए आप लोग, यहाँ पे वहां पे कर्नाटका ही लिखिए, वो कर्नाटका की ही भाषा है। कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम, मलयालम केरल हो जाएगा, इसके बाद कोंकणी गोवा की हो जाएगी, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, और कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए पेज नंबर 61 में। पेज नंबर 61, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ नहीं है, एक शब्द है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में देखिएगा, फोर्थ पैराग्राफ का सेकंड लाइन में देखिएगा, फेरी, एक शब्द लिखा हुआ है फेरी। हाँ, चलिए फेरी शब्द लिखा है ना, तो वहां पे ना, यहाँ पे हम लोग का कहाँ की बात हो रही है? नानी के घर तक। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए हैं? केरल पहुंच गए हैं। केरल में जो है लकड़ी की बनी छोटी केरल में जो है ना, स्कूल जाने के लिए बच्चे या फिर छोटी सवारी के लिए छोटी दूर तक जाने के लिए लोग फेरी, एक तरह की नाव होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उस नाव को फेरी कहा जाता है। इसमें उसका बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल्स नहीं दिया गया है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले तो याद रहना चाहिए कि फेरी कहाँ पे चलाई जाती है, तो फेरी केरला में चलाई जाती है। ठीक है, आप लोग को अगर वहां पे बगल में लिखना है तो लिख लीजिएगा, फेरी जो है केरल में चलाई जाती है, फेरी। ठीक है, देखिए यही चीज आप लोग का 62 नंबर पेज में अध्यापक के लिए जो दिया है ना, पेज नंबर 62 में आइए, मत लिखिए वहां पे, देखिए पेज नंबर 62 में अध्यापक के लिए जो दिया है वहां दिया गया है कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। मिला, अध्यापक के लिए में, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चलिए पेज नंबर 63 में आ जाइए, एक टिकट बना हुआ है, एक टिकट बना हुआ है ना, देखिए टिकट बना हुआ है, इस टिकट में हम लोग का क्या क्या होता है? फेरी ना केरल में चलाई जाए, टिकट हम लोग देखे हैं, लेकिन कभी भी आप लोग गौर किए हो कि टिकट में होता क्या क्या है एक्चुअल में? देखिए दिया हुआ है ऊपर में, रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढो, उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाकर गोला लगाओ और उस पर चर्चा करो। एक रेल टिकट में होता क्या है? देखिए ट्रेन का नंबर होता है, सबसे पहले तो सफर शुरू होने की तारीख होती है, किस तारीख को आपने सफर शुरू की, बर्थ और डिब्बे का नंबर होता है। किसका नंबर है? बर्थ और डिब्बे का नंबर है।
किराया है, कितना किराया लगा, और दूरी होती है। इसमें पता है कंफ्यूजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा कि पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का नाम कभी नहीं होता है, पैसेंजर का नाम नहीं होता है। जो जो यहाँ पे दिया गया है बस वही चीजें एक ट्रेन के टिकट में होती है। क्या क्या? ट्रेन का नंबर हो जाएगा, सफर शुरू होने की तारीख हो जाएगी, बर्थ और डिब्बे का नंबर हो जाएगा, किराया हो जाएगा, और दूरी, ठीक है, कितना से कितना किलोमीटर तक का है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या रहेगा। कभी भी वहां पे पैसेंजर का नाम नहीं रहता है, ठीक है, रिटर्निंग का समय नहीं रहेगा, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद नहीं होती है। जबकि ये सब चीजें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा और पुट में क्वेश्चन दे देगा कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है, ठीक है, ऐसे दे देगा कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है और 3 गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन का नंबर रहेगा, सफर शुरू होने की तारीख रहेगी, बर्थ और डिब्बे का नंबर रहेगा, किराया रहेगा और दूरी रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए, इसमें आप लोग का सम्स आता है, ठीक है, कि हम इतने बजे ट्रेन पकड़े और इतने बजे उतरे सुबह में, तो हमको कितना समय लगा और कितना दूरी हम डिस्टेंस तय किए। इसमें से सम्स आता है एक तरह से ईवीएस में। ईवीएस में हम लोग का सारा बुक से आएगा, इसी बुक से रिलेटेड पैडागोजी सेक्शन आएगा, ठीक है, 30 मार्क्स का होता है जिसमें 28 नंबर का आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन, एक तो हम लोग का टाइम से रिलेटेड मैथ आएगा जो कि हम आप लोग को बता देंगे, एकदम इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, और एक हम लोग का आता है डायरेक्शन वाला सम्स आता है। इस चीज को हम लोग रीजनिंग कहेंगे, सम्स नहीं हो, वो रीजनिंग हो गया कि मतलब हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से ऊपर तक गए, तो हम कहाँ से किस डायरेक्शन में गए, हमारा स्कूल जो है घर से किस डायरेक्शन में है, ठीक है, चाहे स्कूल से हम किस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन वाला भी सम्स है। ये दोनों जो सम्स होता है इसमें, इसके अलावा ये दोनों हम आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे करके समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, इसमें बहुत इजी है। चलिए, अगला हम लोग का चैप्टर है बदलते परिवार। परिवार जो हम लोग का था ना थीम, ये उसी के अंदर आ जाएगा, बदलते परिवार, यानी कि एक परिवार में अगर कोई न्यू मेंबर आता है तो परिवार में किस प्रकार के चहल पहल होती है, जब कोई नया बेबी बर्न करता है, तो जब शादी विवाह होता है, तो ठीक है, तो ये परिवार के विषय में बताया गया है कि परिवार कैसे होते हैं। आप लोग इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, मेरा परिवार कल, आज और कल। चलिए, पेज नंबर 76 में आइए, पेज नंबर 76, अध्यापक के लिए, मिला? पेज नंबर 76, अध्यापक के लिए मिल गया? जवाब दीजिए आप लोग। सबसे यस पहले मैम। अब कल से आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिएगा। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताया है कि लड़कियों की शादी, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की 21 वर्ष है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए, लड़की की शादी की आयु 18 और लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष। नेक्स्ट आइए, हुतु तुतु एक कविता, कबड्डी का खेल हो रहा है, ठीक है, पेज नंबर 78। क्वेश्चन आता है कि कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ियां होती हैं या होते हैं। पेज नंबर 78 में फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, सेकंड पैराग्राफ छोड़ दीजिए, थर्ड पैराग्राफ में देखिए फर्स्ट लाइन दिया है कि श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। बाकी हम ऐसे आप लोगों को केवल अंडरलाइन करवा रहे हैं, पूरा का पूरा कहानी आप लोग को पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर लिया, यानी कि कबड्डी के खेल में कितनी खिलाड़ियां होती हैं, कबड्डी के खेल में 6 खिलाड़ियां होती है, 6 एक टीम में, 6 दूसरी टीम में। चलिए, ये क्वेश्चन में आइए, पेज नंबर 81 में आइए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। कर्णम मल्लेश्वरी, मिला? कर्णम
मलेश्वरी। हाँ चलिए पूजा जी, गुड। क्या हुआ, वीडियो ऑफ क्यों कर दी? कर्णम, हाँ चलिए, कर्णम मलेश्वरी मिली आप लोगों को? छत पे यस बैठ के मैम। पढ़ रही है? छत पे बैठ के पढ़ रही है क्या? यस मैम। तो नीचे करंट नहीं है? है मैम, लेकिन बच्चा है ना इसलिए आ जाता बार। अच्छा चलिए, कर्णम मलेश्वरी के विषय में पढ़िए। क्या तुमने अखबार में इसके बारे में पढ़ा है, कर्णम मलेश्वरी के बारे में? ठीक है, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, वजन उठाने वाला। कौन है? कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। ठीक है, अब ये एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। यहाँ तक सही है। कर्णम ने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, प्राय फुट में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को हम पढ़ के सुनाए। देखिए, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह महाराष्ट्र की रहने वाली है। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? यह महाराष्ट्र की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम कर रही है। अब यह एक बार में 150 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं और उन्होंने देश के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कुछ कुछ हम गलत बोले? वो यस सारा मैम। दे देगा कि 1 2 4 सही है, 3 गलत है। तो हमको याद रहना चाहिए कि कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, इनके पापा हवलदार हैं। ठीक है, ये 12 साल की उम्र से ही क्या कर रही है, वजन उठाने का काम कर रही है। एक बार में ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं और देश के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और ये, हाँ, और कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। तो हाँ, महाराष्ट्र की रहने वाली है। अभी अभी ना पढ़े, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, चलिए आइए आइए पेज नंबर 83 में। पेज नंबर 83 में ईवीएस एटलीस्ट हो जाएगा ना? तो ईवीएस का टेस्ट भी चलता रहेगा और फिर उधर लैंग्वेज करवा देंगे तो 30 मार्क्स का इधर ईवीएस हो जाएगा और 30 मार्क्स का उधर लैंग्वेज हो जाएगा। इसकी 60 नंबर तो आप लोग का रिजल्ट हो गया ना। पेज नंबर 83 में आ जाइए, चर्चा करो दिया गया है। उस चर्चा करो में थर्ड वाले नंबर पे देखिएगा। मान लो 15 बच्चों की 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे, इसको अंडरलाइन कीजिए। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 15 बच्चों की 2 टीमें बांट दी जाती है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी बच जाए नहीं तो टीमें बराबर नहीं होगी। एक खिलाड़ी को बाहर रख दिया जाता है और अगर कोई घायल हो गया, चाहे कुछ परेशानी हो गई, तो उस खिलाड़ी को फिर उसमें शामिल किया जाता है। तो कबड्डी के खेल में 6-6 प्लेयर होते हैं, लेकिन खो खो के खेल में 15 टीमों की खिलाड़ियों की टीम होती है, लेकिन खिलाड़ी कितने होते हैं? एक एक टीम में 7-7 खिलाड़ियां होती हैं। ये सब याद रखिएगा, सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आइए, फुलवारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फुलवारी, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फुलवारी में आ जाइए, फर्स्ट लाइन से ही अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। किसको फूलों की घाटी कहते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। मिला? अंडरलाइन कीजिए इसको। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। पेज नंबर 85 में आ जाइए। देखिए, एक पिक्चर दिया गया है, इसको कहते हैं पता है? मधुबनी पेंटिंग। बिहार के मधुबनी जिले में यह पेंटिंग हम लोग का बहुत फेमस है। आप लोग नेट पे भी सर्च कीजिएगा कि मधुबनी पेंटिंग, तो यह तुरंत हम लोग का यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो पेंटिंग है इसको हम लोग कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। इसकी कुछ खासियत है जो कि बगल में लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है
इस पूरे को अंडरलाइन कीजिएगा, इस चार्ट में जितना दिया है सबको अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत ही पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार के मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर, कहाँ कहाँ, घर की दीवारों पर और आंगन में एक तरह की चित्र बनाई जाती है। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? पीसे हुए चावल की घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए जो रंग है वो कैसे बनता है? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि का इस्तेमाल इस रंग को बनाने में किया जाता है, ठीक है। और चित्र में क्या क्या होता है? चित्र में इंसान भी होंगे, जानवर भी होगा, पेड़ भी होंगे, फूल भी होगा, मछली होगी, पंछी होगी और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब पिक्चर देखो ना, अब उसको पिक्चर में पक्षी दिख रहा है, फूल दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, जानवर दिख रहे हैं, मतलब बहुत तरह के, मछलियां भी होती हैं इसमें, ठीक है। तो एक ही पिक्चर्स में आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहां पे नजर आ जाएंगे। तो यह कहाँ है हम लोग का? मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? तो बिहार के मधुबनी जिले में यह पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। कब बनाई जाती है? किसी विशेष ओकेजन पर, यानी कि जब भी कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है तो उस मौके पर घर के लोग जो है घर की दीवारों पर या फिर आंगन में, कहाँ कहाँ, घर की दीवारों पर या फिर आंगन में पीसी हुई चावल से, ठीक है, कहाँ किस तरह से? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर, रंग क्या क्या होता है? नील होगा, फूलों का रंग होगा, हल्दी होगा, इन सब के इस्तेमाल से वो लोग पेंटिंग बनाते हैं। और उस पेंटिंग में हम लोग का पशु पक्षी, ठीक है, मनुष्य, फूल, पत्तियां, यह सब हम लोग की नजर आती है। मधुबनी पेंटिंग हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाकी आप लोग सब पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। हम केवल आप लोग को इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं। चलिए पेज नंबर 90 में आ जाइए। पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 में देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है। आप लोग को ये चीज के बारे में हम बताए थे। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लोग किसके फूल की सब्जी खाते हैं? कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। सेकंड अंडरलाइन कीजिएगा। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूल की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। यानी कि केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो केरल में। केले के फूल की सब्जी केरल में, ठीक है। कचनार के फूलों की सब्जी कचनार के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूल के पकौड़े बहुत पसंद है। पकौड़े की जगह सब्जी लिख देगा, ये भी लिख सकता है, लेकिन वहां पे पकौड़ा ही होना चाहिए, जो दिया है वही होगा। तो महाराष्ट्र की ममता को किसका? सहजन के फूल के पकौड़े बहुत पसंद है। तो सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। केले के फूल की सब्जी केरल में और कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में। इस तीनों को अंडरलाइन कीजिए। उसके नीचे एक लाइन दिया गया है, उसको भी अंडरलाइन कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि क्या तुम्हारे घर में किसी फूल की सब्जी, ठीक है, सालन, सालन एक शब्द दिया है, सालन शब्द दिया है, आप लोग वहां पे दिख रहा है। बगल में यस ब्रैकेट मैम। में देखिए दिया हुआ है तरीदार सब्जी। सालन को ही क्या कहते हैं? तरीदार सब्जी। तरी मतलब रस वाला, जिसको हम लोग जूस वाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दे देगा। सालन का मतलब क्या होता है? तरीदार सब्जी हो जाएगा, सूखी सब्जी हो जाएगा, या फिर कुछ और नाम दे देगा। तो याद रखिएगा सालन का मतलब होता है तरीदार सब्जी। उसी पेज में नीचे आइए। खुशबू और रंग दिया गया है ना, उस लाइन में देखिए दिया हुआ है बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी हो गया, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। तो किस किस फूलों से रंग बनाए जाते हैं? गुलदावरी से और जीनिया से। किस किस से?
गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाया जाता है, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इतना अंडरलाइन कीजिए। गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। पेज नंबर 91 में आ जाइए। दादी माँ का नुस्खा मिला। गुलाब जल बनाने का विधि बता रहा है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। क्या क्या? गुलाब जल और ग्लिसरीन को, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा फटती नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद आइए, देखिए नीचे में ही उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो? यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा। इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि इत्र की एक छोटी शीशी को बनाने में 10 से 15 फूल लगते हैं। कितनी सी होती है? इतनी सी तो होती है इत्र की छोटी सी शीशी। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि इत्र की एक छोटी सी शीशी को बनाने में 10 से 15 फूल लगते हैं, 20 से 25 फूल लगते हैं, 30 से 40 फूल लगते हैं, या बहुत सारे फूल लगते हैं। तो इत्र की एक छोटी सी शीशी को बनाने में भी बहुत सारे फूल लगते हैं। ठीक है। जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है ना, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अंडरलाइन कीजिए इसको। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके में ट्रेनों में ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, जिनसे उनमें इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो उन फूलों से क्या क्या तैयार किया जाता है, सब अंडरलाइन कीजिएगा। फूलों से क्या क्या तैयार किया जाता है? फूलों से गुलाब जल भी तैयार किया जाता है, इत्र बनाया जाता है, और केवड़ा भी बनाया जाता है। केवड़ा का जल जो कि हम लोग बिरयानी और बिरयानी बनाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। तो कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ये पूरा अंडरलाइन कीजिए। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इत्र बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इत्र बनाया जाता है? बोलिए। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र की एक छोटी सी शीशी में कितने फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फूलों से क्या क्या बनाया जाता है? फूलों के रस से गुलाब इत्र हो गया। अध्यापक के लिए नीचे एक लाइन दिया गया है, उसको पढ़िए। देखिए उसमें नीचे वाला जो लाइन है ना, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इसको अंडरलाइन कीजिए। इत्र क्या होता है? तो फूलों का शुद्ध शुद्ध अर्क होता है, यानी कि शुद्ध रस होता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए, पेज नंबर 1992 में अध्यापक के लिए दिया गया है। अध्यापक के लिए देखिए लिखा हुआ है बनना दूल्हा। ठीक है, बनना दूल्हा को कहते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बच्चों से पूछे कि उनके इलाके में बनने को क्या कहते हैं। हम लोग के हर एक जगह बनने को यानी कि दूल्हे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या हो रहा है? आप लुका छुपी का गेम खेल रही है क्या प्रियदर्शनी जी? आ रही है, जा रही है। हो गया ये चैप्टर खत्म। कैसे कैसे बदले घर, पाठ 12 इसमें आ जाइए। पाठ 12 में आ जाइए। पाठ 12 में जो पहला पेज है ना, एक बड़ा बदलाव, उसमें देखिए एक बड़ा बदलाव जो है उसका थर्ड लाइन देखिए दिया गया है। उस समय हम लोग डेरा गाजियाबाद में रहते थे, अब वह जगह पाकिस्तान में है। मिला? अब वह जगह पाकिस्तान में है। इसको अंडरलाइन कीजिए। डेरा गाजियाबाद कहाँ था? देश के बंटवारे के पहले तो पाकिस्तान में। देश के बंटवारे के पहले डेरा गाजियाबाद पाकिस्तान इलाके में पड़ता था। इसको भी आप लोग पढ़िएगा चैप्टर्स को अच्छे से। क्यों बंटवारा हुआ, क्या हुआ, कहानी है। बस कहानी की तरह आप लोग को समझना नहीं है, बस एक सुरसुरे ताल में पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आप लोग को माइंड में रहेगा कि स्टोरी दिया क्या है, वो स्टोरी आप लोग को पता होना चाहिए।
चलिए पेज नंबर 98 में आइए। पेज नंबर 98 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसका सेकंड लाइन देखिए दिया हुआ है, लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी जाती है। वो लोग घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे थे ना, तो उसके जो छत बनाए थे उस छत में कीड़े ना लगे, उस लकड़ी पे कीड़े ना लगे, इसके लिए वो लोग किस किस की लकड़ियां बिछा रहे थे उस लकड़ी के साथ, बीच बीच में नीम की लकड़ी और कीकर की लकड़ी को फ्रेम के बीच बीच में बिछा रहे थे, ताकि बाकी लकड़ियों में भी कीड़े ना लगे, क्योंकि नीम की लकड़ी और कीकर की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। वो भी एक तरह की लकड़ी होती है जो जिसमें कीड़े, जैसे हम लोग खेजड़ीली पढ़े थे ना, खेजड़ीली के भी तने में लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, उसी तरह से दीमक नहीं लगते हैं। ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिएगा कि लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां का फ्रेम बिछा दिया जाता है। चलिए अध्यापक के लिए उसमें आइए, सबसे पहला लाइन, सोहना गांव हरियाणा में है। मिला? सोहना गांव कहाँ है? सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, बच्चों को नक्शे में हमको हरियाणा ढूंढ के दिखाना है कि हरियाणा है कहाँ एक्चुअल में। पेज नंबर 103 में आ जाइए। अध्यापक के लिए जो दिया गया ना उसको अंडरलाइन कीजिए। तो तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इस्तेमाल या इमारत या मकान बन रहा हो तो वहां बच्चों को ले जाया जा सकता है, वहां पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाई जा सकती है। यानी कि बच्चों के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से, अगर मतलब हमें बच्चों को किसी भी विषय में टॉपिक के विषय में बताना है, समझाना है, तो अगर हमारा प्रयास है कि उसको अच्छे से समझा सके, तो कोशिश है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि बच्चों को उस जगह पर ले जाए। मान लीजिए बच्चों को हम मलेरिया बीमारी के विषय में पढ़ा रहे हैं कि मलेरिया बीमारी बहुत ज्यादा फैली है मच्छरों के काटने से, तो हम क्या करेंगे, हो सके तो बच्चों को अस्पताल में ले जाएंगे, पेशेंट से को दिखाएंगे, डॉक्टरों से उनको बातचीत करने का मौका देंगे, ताकि बच्चे किसी चीज को अगर खुद से इन्वॉल्व होकर करते हैं ना, तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से उनकी समझ का निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है कि अगर हो सके तो आपके आसपास अगर कोई इमारत बन रही है, मकान बन रहा है, तो बच्चे को बोलिए, बच्चों को उनको वहां पे ले जाइए, मजदूरों से मिलवाइए, उन लोगों से बातचीत करने का मौका दीजिए, वो कैसे काम करते हैं, कितना परिश्रम है उसमें। ठीक है, तो ये सभी चीजें अगर बच्चे खुद से महसूस करेंगे तो बच्चों को उसका समझ या ज्ञान ज्यादा होगा। एनसीईआरटी हम लोग का इसी पे फोकस करता है। पेज नंबर 104 में आ जाइए। अध्यापक के लिए जो दिया गया है उसी को अंडरलाइन कीजिए कि अगर हो सके तो जहां इमारत बन रही है वहां बच्चे को ले जाएं और वहां काम कर रहे लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं, उनके काम और औजार के बारे में भी बातचीत करने का मौका दें। क्या हुआ, उनका कट जा रहा है क्या बार बार? इसके बाद हम लोग का एक चैप्टर है पहाड़ों से समुंदर तक। इसमें हम लोग के देश में जितना प्रदूषण है, जल पानी हम लोग का एक थीम था ना, तो पानी जो हमारा पहाड़ों से जब निकलता है तो कितना शुद्ध होता है। देखिए पिक्चर्स में दिखा रहा है, जब पानी पहाड़ों से निकल रहा है तो कितना शुद्ध है, उसके आसपास कितनी हरियाली है। जैसे जैसे वह बहते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें कितनी सारी मछलियां हैं, कितने सारे पशु पक्षी हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, देखिए कैसे पशु पक्षी उसमें तालाब में नदियों में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, नदियों को प्रदूषित करते हुए नजर आ रहे हैं, कल कारखानों के कचरे उसमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मछलियां अब धीरे धीरे मरती हुई नजर आ रही है। तो ये हमारा पानी से जुड़ा हुआ जो थीम था उससे रिलेटेड है कि पानी को किस प्रकार हमें सुरक्षित करना है। ठीक है, पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी को अगर हम दूषित करेंगे तो हमसे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, वही सारी चीजें हैं। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ भी अंडरलाइन करने के लिए नहीं है। आप म्यूट कर चलिए पाठ 14 में आइए, बसवा का खेत। पाठ 14 बसवा का खेत।
चलिए फर्स्ट लाइन से ही अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। कर्नाटका के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। ठीक है, पूछ लेगा क्वेश्चन बेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो बेलवनिका गांव कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका के बेलवनिका गांव में रहता हूँ, मेरे अप्पा किसान हैं। सबको अंडरलाइन करते जाइए। जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में लगे हैं। यहाँ तक अंडरलाइन की। यहाँ पे दो क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन, बेलवनी का गांव कहाँ है, कर्नाटका में है। प्याज की खेती कहाँ होती है, कर्नाटका में होती है। प्याज की खेती किस महीने में की जा रही है, जुलाई के महीने में। ये ना, जुलाई का महीना है, इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो कौन से महीने में जुलाई प्याज की खेती की जा रही है, जुलाई के महीने में। अंडरलाइन कर ली ना वो सारा। प्याज बोया जा रहा है जुलाई महीने में। ठीक है, जुलाई के महीने में प्याज नहीं। आपका यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर और कर्नाटका, कर्नाटका हम लोग का दक्षिण भारत वाला एरिया होता है, वहाँ का टेम्परेचर में बहुत अंतर है। चलिए आ जाइए, प्याज की फसल, पेज नंबर 114, प्याज की फसल मिला। चलिए इसमें अंडरलाइन कीजिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिए, हम पढ़ रहे हैं। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यानी कि बीज बोने के कितने दिन के बाद प्याज की फसलें उग आती हैं छोटे छोटे, तो 20 दिन के बाद। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 20 दिन के बाद प्याज की छोटी छोटी पौधे जो है निकल आती हैं बोने के बाद। और साथ ही निकल आए हैं खरपतवार। ध्यान से सुनिएगा, क्या निकल आए हैं, खरपतवार। तुम जानते हो खरपतवार, तुमने किसी खेत या बागीचे में देखे ही होंगे कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं। खरपतवार क्या है, जो बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, वो क्या है, फसलों के साथ वो खरपतवार कहलाते हैं। वही होते हैं खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगे और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूंगा। ये पूरा लाइन अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो बीज बोने के कितने दिन के बाद प्याज की छोटी छोटी फसलें निकल आती है, तो बीज बोने के 20 दिन के बाद प्याज की छोटी छोटी फसलें निकल आती हैं, साथ ही निकल आते हैं खरपतवार। इन खरपतवारों को प्याज की फसलों से निकालना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, तो उसका प्याज की फसलों के लिए जो खाद पानी दिया गया है वो सारा का सारा खरपतवार ही ले लेगा, जिसकी वजह से प्याज की फसल क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इन खरपतवारों को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आइए पेज नंबर 116 में, पेज नंबर 116 में पिक्चर जो दिया गया ना, पिक्चर के जस्ट नीचे जो लाइन है उसका सेकंड लाइन देखिए मिलेगा, इलिगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया गया। इलिगे लिखा है, इलिगे। हमारी भाषा में यस इसको हम लोग हसुआ कहते हैं, पौंसुल कहते हैं, क्या कहते हैं और यही दो को जानती हैं। चलिए पेज नंबर देखिए 117 में दिया हुआ है, नाम, पिक्चर दिया गया है, नाम दिया गया है उसको, पाठ में उसका नाम दिया है, वहां पे लिख लीजिए। जो पिक्चर दिया गया है ना, फर्स्ट वाला जो पिक्चर दिया गया है ना, उसका नाम है कुरुगे। कु र में छोटी की मतलब री और गे, कुरुगे। ठीक है, पाठ में इसका नाम जो है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हल कहते हैं ना हल, पाठ में उसका नाम दिया गया है। यानी कि कर्नाटका की भाषा में इसको क्या कहते हैं, कुरुगे कहते हैं। तुम्हारे इलाके में किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग अपने इलाके में लिख देंगे वहां पे नीचे में हल, क्या लिखेंगे, हल। काम क्या आता है, तो मिट्टी कोड़ने का काम किया जाता है, इससे मिट्टी को पोली करने का काम करता है।
लिख दीजिए, मिट्टी को पोली करने का काम करता है। इसके बाद देखिए नीचे, देखिए नीचे भी एक पिक्चर दिया गया है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कुदाल, लेकिन कर्नाटका की भाषा में इसको कहते हैं खूटी। वहां पे लिखिए खूटी, कर्नाटका की भाषा में इसको कहेंगे खूटी, अपने इलाके में इसको कहते हैं कुदाल, तो वहां पे लिखिए कुदाल। ये भी क्या करता है, मिट्टी कोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखिए नीचे जो पिक्चर दिया गया है, पाठ में इसका नाम है इलिगे। क्या नाम है, इलिगे। और आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, हसुआ कहते हैं, पौंसुल कहते हैं, बटुआ, क्या एक और क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, पौंसुल कहते हैं, पौंसुल कहते हैं। इसको और क्या आप लोग की भाषा में और क्या क्या कहते हैं, देखिए बोटी भी कहते हैं बहुत लोग इसको, पौंसुल कहते हैं। आप लोग की भाषा में जो कहा जाता है वो आप लोग वहां पे लिखिए, ठीक है। अगले चैप्टर में आइए, मंडी से घर तक। जितना हम आज करवाए हैं वो सब आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट डे हम करवाएंगे ना तो पहले पूछेंगे मंडी से घर तक। मंडी से घर तक में कुछ नहीं है, यही इसी चैप्टर से हम लोग का सम्स आता है। सम्स हम आप लोग को बता देंगे कि किस टाइप का सम्स रहता है, सवाल किस टाइप का रहता है। चलिए आइए पेज नंबर 127, चू चू करती आई चिड़िया, मिला। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चू चू करती आई चिड़िया। चलिए सबसे पहले तो एक पिक्चर है पक्षी का, उसका नाम लिखा हुआ है फक्ता, लिखा हुआ है ना फक्ता। उसमें देखिए नीचे आइए, अध्यापक के लिए दिया है, उसको अंडरलाइन कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, गीजू भाई बदेका गुजरात में रहते हैं। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते हैं। उसके द्वारा बच्चे को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। ये पूरा अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और पेंसिल से वहीं पे नीचे में एक शब्द लिखिए, दिव्या। दिव्या स्वप्न इसके बुक का नाम है। गीजू भाई बधेका का जो पुस्तक है ना, जिन्होंने वो जिस किताब को उन्होंने लिखा है, उस किताब का नाम है दिव्या स्वप्न। उसको पेंसिल से नीचे लिख दीजिए, दिव्या स्वप्न इनके पुस्तक का नाम है। गीजू भाई बधेका के पुस्तक का नाम क्या है, दिव्या स्वप्न। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और चित्र पत्र लेखन लिखते हैं, ठीक है। आसपास की जितनी पक्षियां, उस पक्षियों के विषय में इन्होंने इस चैप्टर में चर्चा की है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, दिव्या स्वप्न। चलिए पेज नंबर 128, ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बात करते हैं। पेज नंबर 128, कलचिड़ी दिया हुआ है ऊपर में, कलचिड़ी भी है और कौवा भी है, दो पिक्चर्स दिए गए हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन से आइए। कलचिड़ी के घोंसले की विशेषता बताएगी कि कलचिड़ी का घोंसला कैसा होता है। देखिए दिया हुआ है कि गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह पर कलचिड़ी, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन रोबेन, नाम याद रखिएगा दोनों ही। कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबेन ने अंडे दिए हैं, ठीक है। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला देखिए किस किस से बना होता है, हर किसी के घोंसले में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस याद रखना है। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, ठीक है, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। क्या क्या है, पौधे की नाजुक टहनी है, इसके बाद हम लोग का जड़े हैं, ऊन है, बाल है, रुई, ये सभी बिछी है। कलचरी का घोंसला ऐसा ही होता है,
यानी कि कलचड़ी के घोंसले में क्या क्या मिला हम लोगों को? पौधे की नाजुक टहनी मिली, इसके बाद ऊन मिला, बाल बाल मिला, रुई मिली, ये सभी चीजें उसके घोंसले में बिछी होती है। ये कलचड़ी के घोंसले की विशेषता बताई गई है। नीचे आइए, उसी पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ के उसके नीचे वाले लाइन में, कौवे के घोंसले में तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें बिछी होती हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो ये कौवे के घोंसले की विशेषता है। कौवा का घोंसला में क्या होता है? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं, शाखाएं जो कि बहुत हार्ड हो गई, कड़ी हो गई, ठीक है, वो शाखाएं हो गई। तो लोहे की तार और शाखाएं किसके घोंसले में बिछी होती है? कौवे के घोंसले में। और कलचीरी का घोंसला में क्या हो जाएगा हम लोगों को? नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सारी चीजें बिछी होती है। हो गया। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कोयल, कोयल के जस्ट सामने एक बॉक्स दिया हुआ है ना, उसको देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला बनाती नहीं, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। इस पूरे को अंडरलाइन कीजिए। कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? तो कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, और कौवा अपना अंडा समझकर उसको सेता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे आलसी पक्षी कौन है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल सबसे आलसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती। ओके, घोंसला तक नहीं बनाती है ये। आ जाइए, उसके नीचे बसंत गौरी दिया है, उसमें आ जाइए। ऊपर से खाली 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, आगे आइए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? कौवा है। और मेहंदी की मेड़ में या फिर कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है? तो फाख्ता। यानी कि फाख्ता सबसे नीचे अगर देखा जाए तो फाख्ता का घोंसला होता है, और सबसे ऊंची डाली पर अगर घोंसला बनता है किसका? तो कौवे का घोंसला बनता है। हाँ। क्यों, क्या हुआ? कलचुड़ी दूसरा है, बसंत गौरी दूसरी है। सब अलग अलग पक्षी है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सब पक्षियों का नाम याद रखना, सबके घोंसले की विशेषता याद रखनी है। नहीं, कौवा का घोंसला सबसे ऊंची डाली पर और फाख्ता का घोंसला सबसे नीची डाली पर। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में, मेहंदी की मेड़ में, ठीक है। उसी में आगे अंडरलाइन कीजिए कि गौरैया आमतौर पर घर में, गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। गौरैया पक्षी देखी है आप लोग? पैरो जिसको कहते हैं, वो कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, अक्सर प्राय हम लोग के घरों में भी वो घोंसला बना लेती है, घर की दीवार के आले में। आगे अंडरलाइन करते जाइएगा। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो कि गर्मियों में टुक टुक करती है, किसके जिक्र हो रहा है यहाँ पे? बसंत गौरी का। गर्मियों में टुक टुक का आवाज कौन निकालती है? तो बसंत गौरी, जो कि गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो पेड़ों के तने में गहरा छेद करके उसमें वह अंडे देती है, उस प्रकार वह अपना घोंसला बनाती है। ये पूरा अंडरलाइन कीजिएगा। ये सारे पक्षियों के घोंसले की अलग अलग विशेषता है। बसंत गौड़ी का घोंसला कैसा होता है, कलचरी का घोंसला कैसा होता है, कौवे का घोंसला कैसा होता है, ठीक है, कोयल का घोंसला कैसा होता है? बताइए तो कोयल का घोंसला कैसा होता है? को, कोयल नहीं बनाती है कोयल कौवा घोंसला के नहीं घोंसले। बनाती है। हाँ, और सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? कौवा। कौवा। और फख्ता कहाँ घोंसला बनाती है? कैक्टस की कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में फख्ता घोंसला बनाती है, ठीक है। बसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है? बसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है? अभी अभी तो बताएं, कबूतर। तने में गहरा छेद करके वह घोंसला बनाती है।
आगे देखिए, दिया गया है दर्जिन चिड़िया। क्या नाम दिया है? दर्जिन चिड़िया। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। किसका घोंसला? दर्जिन चिड़िया का घोंसला। दर्जिन चिड़िया कैसे करती है, घोंसला बनाती है? अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को क्या करती है, वह सी लेती है और उसमें ही वह घोंसला बनाती है। देखिए पिक्चर्स में दिखा भी रहा है कि कैसे वो घोंसला को सिल रही। ठीक है, अगला ये जस्ट उसके नीचे, शकरखोरा। यहाँ पे शकरखोरा की बात की जा रही है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल पर टंगा शकरखोरा का घोंसला भी देखा। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? शकरखोरा का घोंसला। देखिए घोंसले में क्या क्या होता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। किसके घोंसले में? शकरखोरा के घोंसले में मकड़ी के जाले भी होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि शकरखोरा का घोंसला कैसा होता है। ठीक है, चाहे आपका ये स्टेटमेंट दे देगा कि घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चित्र और यहाँ तक कि मकड़ी की जाली भी होती है। यह किसका घोंसला है? कौवा का है। ठीक है, बसंत गौरी का है, कोयल का है, या फिर शकरखोरा का है? तो ये किसका घोंसला है? शकरखोरा का घोंसला। शकरखोरा अपने घोंसले में मकड़ी की जाली तक बिछाता है। ठीक है, चलिए आगे नीचे दिया हुआ है एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का बॉक्स है। उस बॉक्स को आप लोग देखिएगा। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कौन? अक्सर घोंसला बनाने का काम जो है पक्षियों में कौन करता है? स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष का कोई काम नहीं होता है। बच्चा अंडा भी वही देंगी, अंडे को भी वही सेएंगी, घोंसला भी वही बनाएंगी। लेकिन वीवर पक्षी जो होता है ना, इसमें जो पुरुष होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। मतलब जैसे पहले जमाने में स्वयंवर होता था ना, उसी तरह से वो घूम घूम के देखेगी किसका घोंसला सबसे सुंदर है। जिसका घोंसला सबसे सुंदर होगा उसी के घोंसले में वो जाके अंडे देगी। ठीक है, तो मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो वीवर पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाती है, या फिर वीवर पक्षी जो है किस प्रकार घोंसले को पसंद करती है? तो सभी वीवर पक्षी जो होते हैं, नर वीवर पक्षी जो होते हैं, अपना अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर जो है उसको देखेंगी। जिनको जो घोंसला उनको सबसे ज्यादा पसंद आएगा उस घोंसले में जाकर वह अंडे देंगी। ठीक है, आप लोग ये पूरा इसको पढ़ लो, मेरे पास इसका वो भी है। चलिए 132 नंबर पेज में आइए, पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 में नीचे वाला जो पैराग्राफ है, जस्ट उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में आइएगा। उसमें दिया हुआ है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। पक्षियां केवल घोंसला अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाती हैं। जैसे उनके बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे अंडों से निकल जाते हैं, वो घोंसला छोड़कर उड़ जाती है। तो उनको घोंसले का कोई काम नहीं रहता है। और फिर जब अंडा देना होगा फिर वो नया से घोंसला बनाएंगे। चलिए यहाँ पे पिक्चर्स 133 में पिक्चर्स दिया हुआ है। पक्षी के पंजे जैसा काम, जैसे वैसे पंजे। ये पिक्चर्स को स्टडी करना है, पिक्चर्स देखना है। पिक्चर्स भी कभी कभी बना के दे देता है। जैसे कि पानी में तैरने के लिए किस प्रकार के पंजे का चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिए। टहनियों को पकड़ने के लिए किस प्रकार का पंजा दिया गया है। शिकार करने के लिए कैसे पंजे दिए गए हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए कैसे पंजे दिए गए हैं, और जमीन पर चढ़ने के लिए किस प्रकार के पंजे दिए गए हैं। ये सबको याद रखिएगा। पेज नंबर 134।
यहाँ पे चोंच का पिक्चर दिया गया है, इसको भी आप लोग को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि पहला दिया है, मांस चीर फाड़ करने के लिए किस प्रकार का चोंच दिया गया है, देखिए। लकड़ी में छेद करने के लिए किस प्रकार का दिया गया है। फूलों का रस चूसने के लिए कैसे चोंच दिए गए हैं। ठीक है, कीचड़ से छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए कैसे चोंच दिए गए हैं। बीज को दबा कर तोड़ने के लिए कैसे चोंच दिए गए हैं, और काटने के लिए किस प्रकार के चोंच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानवरों की दांत में आते हैं, किस जानवर के कैसे दांत होते हैं। पहला दिया हुआ है, गाय के विषय में दिया गया कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इसी को घुमा के दे देगा, गाय के आगे के दांत बड़े होते हैं घास काटने के लिए, ठीक है, और पीछे के दांत जो होते हैं छोटे और चपटे होते हैं। स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है सबको, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके दे देता है। बिल्ली के विषय में दिया गया है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने काटने के काम आते हैं। देखिए, सांप के विषय में क्या दिया गया कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह किसी शिकार को चबा चबा कर नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के दांत कैसे होते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं और खोखले होते हैं। याद रखिएगा, सांप के दांत नुकीले होते हैं और खोखले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, बल्कि उसको निगल जाता है। देखिए, गिलहरी के विषय में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया गया है। गिलहरी के विषय में क्या दिया गया है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो देखिएगा, सामने का दो दांत बढ़ता रहता है, लंबा होते जाता है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। वो सब समय किसी भी फल को या किसी भी चीज को देखिएगा काटती रहेगी, कुतरती रहेगी। वो क्यों करती है ऐसा, ताकि उसका दांत जो है घिसता रहे। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो खाएगी कैसे, इसीलिए प्राय वो किसी भी चीज को काटती रहती है, कुतरती रहती है, ताकि उसका दांत जो है आगे वाला घिसता जाए और घिसते घिसते छोटा हो जाए, एक लेवल में रहे। और अगर घिसना छोड़ देगी, कुतरना छोड़ देगी, तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि वह कुछ खा ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए वो प्राय क्या करती रहती है, काटती और कुतरती रहती है, ताकि उसके दांत घिसते रहे। चलिए, यहाँ तक चैप्टर हो गया, 6 बज गया हम लोग का। आगे हम लोग एक दिन और क्लास करेंगे, तो ये ईवीएस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 4 का, क्लास 4 कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, नहीं तो कल भी ईवीएस ही करवा देंगे, तो क्लास 4 हम लोग का नहीं, कल ईवीएस नहीं, तो कल हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, किसी और टॉपिक पे हम लोग फिर क्लास करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास इतने ही रहने देते हैं, 6 बजे का। नंदिता मुंबई में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ? ठीक है, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जितना पढ़ाए है ना उसको एक बार आप लोग जैसे कहानी पढ़ते हैं ना, बस कहानी की तरह पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। उसमें और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिया गया, बाई चांस मेरे से कुछ छूट गया हो, आप लोग पढ़ोगे तो माइंड में रहेगा ना, इसलिए इसको एक बार पढ़ जाइएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, कल हम लोग सीडीपी का कोई एक न्यू चैप्टर कोशिश करते हैं, कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास ऑफ करें। ठीक। यस मैम, थैंक यू मैम।